सबसे पहले आप सबका स्वागत है। आज की हमारी जो प्रेस मीटिंग हमने रखी है, आप सभी जानते हैं कि कल पूरे प्रदेश भर के अंदर मतदान का दिवस है। तो आज की जो ये हमारी प्रेस मीटिंग है, सबसे पहले हम चालू करेंगे उन्हीं के साथ जो जिनके लिए बेसिकली पूरी एक्सरसाइज की जाती है, जो कि हमारे मतदाता हैं। तो मतदान का समय आप लोगों को परिचित है कि सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक है। तो जितने भी हमारे वोटर्स हैं, सुबह 7 बजे के बाद से कभी भी जाकर अपने पोलिंग बूथ पे अपना वोट डाल सकते हैं और शाम को 6 बजे तक। शाम को 6 बजे तक जितने भी मतदाता लाइन में होंगे, उन सभी को वोट करने का जो है वो मौका दिया जाएगा। 6 बजे जो भी हमारे प्रिसाइडिंग ऑफिसर हैं, वो जितने भी लोग लाइन में खड़े होंगे उन्हें टोकन डिस्ट्रीब्यूट करके उसके बाद जो कोई आएगा उसके लिए ऑप्शन नहीं रहेगा। तो मैं निवेदन करूंगा कि जितने भी हमारे मतदाता हैं, ये इंश्योर करें कि सुबह 7 से लेकर शाम को 6 बजे के पीरियड के अंदर अपना मतदान डालना सुनिश्चित करें। इसके अलावा मतदान में एक जो क्वेश्चन आता है कि कौन कौन से आइडेंटिटी कार्ड हैं जो कि अलाउड है। तो एपिक तो हम सभी जानते हैं कि जो वोटर इलेक्शन कार्ड है वो तो एक आपका प्रमाण पत्र है ही। इसके अलावा अगर आपके पास कॉपी नहीं है या नहीं मिल रही है किसी कारण से, तो आधार कार्ड, नरेगा का जो आपका जॉब कार्ड इश्यू होता है लेकिन उसमें आपकी फ़ोटो लगी होनी चाहिए, आपकी पासबुक अगर उसमें फ़ोटो के साथ है तो, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड, पासपोर्ट आपके पास एग्जिस्ट करता है। अगर आप सरकारी कर्मचारी हैं तो आपके पास जो गवर्नमेंट आईडी कार्ड आपका इशूड होगा। एक यूडी आईडी कार्ड है जो डिसेबिलिटी कार्ड हम लोग इशू करते हैं। और इसके अलावा ऑफिशियल आईडी कार्ड्स जो एमपीज़, एमएलएज़ और एमएलसीज़ को इशू होते हैं। नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर वो हिमाचल में लागू नहीं होता। एंड हेल्थ इंश्योरेंस स्मार्ट कार्ड अंडर स्कीम ऑफ द मिनिस्ट्री ऑफ लेबर। परंतु मुख्यतः बेसिकली आधार, नरेगा, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस जो है उनको भी आप साथ में लेकर जा सकते हैं अगर आपके पास एपिक उपलब्ध नहीं है। एक वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप है जो BLO सभी मतदाताओं को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं इलेक्शन से कुछ समय पहले। वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप सिर्फ आपकी सूचना के लिए है, वो ऐसे आईडी प्रूफ नहीं मांग रहे हैं। तो कोई भी मतदाता ये गलती ना करें कि अकेले वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप लेकर जाएं। आपको एक फ़ोटो आईडी कार्ड लेकर जाना पड़ेगा जिसमें एपिक मुख्य है, और उसके अलावा मैंने अभी आपके साथ सूची जो है वो साझा करी। साथ ही में आप सभी जानते हैं कि मोबाइल जो हमारे पोलिंग बूथ है वहाँ पर कंडक्ट को भी अपना मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। तो अगर कोई भी मतदाता किसी भी प्रकार का डिसऑर्डर फैलाते हैं, रकस क्रिएट करते हैं, तो जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है उनके पास अथॉरिटी है कि वो उन्हें वहाँ से निष्कासित कर सकते हैं। तो निवेदन रहेगा सबसे कि सब अपना जो है व्यवहार ठीक रखें और जो गरिमा है पोलिंग बूथ की उसको मेंटेन करें। मोबाइल फ़ोन जो है वो पोलिंग बूथ के अंदर अलाउड नहीं है, ये सभी आप जानते हैं, क्योंकि उससे सीक्रेसी वायलेट होने का आपका चांस रहता है। तो मोबाइल फ़ोन पोलिंग बूथ के अंदर बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। तो अगर आप लेके जाते हैं तो बाहर आपका एक वोटर असिस्टेंस बूथ है जहाँ पे हमारे BLO साहिबान बैठते हैं, उनके पास डिपॉजिट कर सकते हैं या अपने किसी भी संगी साथी के आप साथ गए उनको दे सकते हैं। साथ ही में जब आप वोट करेंगे तो ये भी सबको मालूम है कि वोटिंग कंपार्टमेंट में आपके अलावा और कोई नहीं हो सकता, चाहे वो प्रिसाइडिंग ऑफिसर हो, चाहे वो पोलिंग एजेंट हो, चाहे वो कोई भी हो। इवन अगर DO भी वहाँ पे प्रेजेंट है तो उनको भी अथॉरिटी नहीं है कि आपके साथ वोटिंग कंपार्टमेंट में प्रेजेंट हो। आपके मतदान की जो सीक्रेसी है, जो गोपनीयता है, उसका पूर्ण रूप से एब्सोल्यूट अधिकार है, तो कोई भी आपके साथ वहाँ प्रेजेंट नहीं हो सकता। बहुत से हमारे फर्स्ट टाइम वोटर्स भी हैं, तो उनके लिए मैं थोड़ा सा जो हमारा वोटिंग की प्रक्रिया है कि किस प्रकार से आपका पोलिंग बूथ के अंदर चलता है उसके बारे में भी हल्का सा ब्यौरा दे देता हूँ। हमारे एक पोलिंग बूथ में इन जनरल 4 आपके अधिकारी होते हैं, प्रिसाइडिंग ऑफिसर, पोलिंग ऑफिसर 1, पोलिंग ऑफिसर 2 और पोलिंग ऑफिसर 3। जब भी कोई मतदाता एंटर करता है सबसे पहले वो पोलिंग ऑफिसर 1 के पास जाता है, जो उसकी आइडेंटिटी के बारे में अपनी कॉपी के ऊपर उसको आइडेंटिफाई करके उसका नाम ज़ोर से पुकारता है। उसका कारण ये है कि जो भी हमारे पोलिंग एजेंट हैं वो भी ये चेक कर सके कि यही व्यक्ति है, और अगर किसी को कोई ऑब्जेक्शन, डाउट है तो उसी पॉइंट पे रेज कर सकता है। एक बार जैसे आपकी आइडेंटिटी सुनिश्चित हो जाती है और आपकी जो उनके पास इलेक्टोरल रोल है पोलिंग ऑफिसर 1 पे, उस पर आप मार्क हो जाते हैं, तो आप पोलिंग ऑफिसर 2 के पास जाते हैं। पोलिंग ऑफिसर 2 आपसे एंट्री करवा के आपका सिग्नेचर करवाता है, आपको एक वोटर इन्फॉर्मेशन स्लिप देता है और आपके हाथ पे स्याही लगाता है। तो ये 3 कार्य जो है वो आपका पोलिंग ऑफिसर नंबर 2 करता है, जिसका काम जो है वो सबसे लंबा होता है।
तो जहाँ पे भी हमारे 1200 से अधिक वोटर हैं वहाँ पे 2 हमने पोलिंग ऑफिसर 2 लगाए, ताकि आपका जो वोटर इनफ्लो है वो डिस्ट्रीब्यूट हो सके और किसी भी प्रकार की वहाँ पे लाइन जो है वो लंबी क्रिएट ना हो। पोलिंग ऑफिसर 3 ईवीएम इंचार्ज होता है, उसके पास सीईओ होती है। आप जैसे उनके पास जाएंगे वो पुनः एक बार आप चेक करेंगे कि क्या आपके बाएं हाथ की उंगली के ऊपर इंडेलिबल इंक लगी हुई है तो वो आपको वोटिंग कंपार्टमेंट की तरफ भेज देंगे और आपको सीईओ का वो बटन दबा देंगे ताकि आप वोट कर सकें। तो जो भी हमारे नए मतदाता हैं वो उनके लिए थोड़ा सा प्रक्रिया साझा करी, बाकी लोग तो सभी जानते होंगे। इसके अलावा एक मुख्य ऐप है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, वोटर हेल्पलाइन ऐप। ये आपके गूगल प्ले स्टोर और एप्पल प्ले स्टोर दोनों पे अवेलेबल है। वोटर हेल्पलाइन ऐप VHA। इस ऐप के ऊपर जितनी भी इलेक्शन रिलेटेड जानकारी है वो आपको सारी अवेलेबल है। आपके मतदाताओं जो आपके कैंडिडेट्स हैं उनके एक एफिडेविट फाइल किया जाता है, फॉर्म 26 हम जिसे बोलते हैं, जिसमें अपने पूरे डिटेल्स देते हैं कि मेरे पास कितनी संपत्ति है, मेरे पास ऊपर कितने कोर्ट केसेस हैं। ये पूरी जो सूचना है ये उस ऐप के ऊपर आपको अवेलेबल है। आप ऊपर अपने प्रत्याशी का नाम सर्च करें, वो मिल जाएगी। साथ ही में मैं जानना चाहता हूँ कि मेरा बूथ कौन सा है, मेरा जो हमारी वोटर लिस्ट है उसमें मेरा नंबर कौन सा है, तो एपी कार्ड आप डालेंगे वो इन्फॉर्मेशन आपको उसके अंदर मिल जाएगी। तो जो भी हमारे पहली बार मतदाता हैं वो ये सूचना जानना चाहते हैं या कन्फ्यूजन है कि मेरा पोलिंग बूथ कहीं शिफ्ट ना हो गया हो, बिकॉज नए पोलिंग बूथ भी क्रिएट होते हैं, तो ये सब आप वोटर हेल्पलाइन ऐप के माध्यम से पता कर सकते हैं। अगर कुछ सूचना आपको फिर भी नहीं मिलती है तो 1950 इलेक्शन की हेल्पलाइन है जो हमेशा चली हुई है, उसके ऊपर भी आप कॉल करके कोई भी जानकारी किसी भी प्रकार की प्राप्त कर सकते हैं। और आखिरी में फिर मैं निवेदन करूंगा सभी मतदाताओं से कि कल है, सभी इंश्योर करें कि आप लोग आएँ और वोट डालना सुनिश्चित करें। पिछले लोकसभा चुनाव में चंबा में 68% के आसपास हमारा वोटर टर्नआउट था, जो पूरे स्टेट में सबसे कम था। तो इस बार हम इसको इम्प्रूव करें और 75% तक का हमारा टारगेट है और वो आपके सहयोग से ही पूरा होगा। तो आज जितने भी हमारे प्रेस के साथी यहाँ हैं, मैं निवेदन करूँगा कि आप अपने चैनल के माध्यम से ये लोगों तक मैसेज पहुँचाएं कि कल जो है अपना मतदान आकर सभी डालकर जाएं और चंबा के अंदर जो वोटिंग परसेंटेज है 75% या उससे ऊपर करने में हमारी सहायता करें। वोटर्स के बाद अब हम थोड़ा इलेक्शन की तैयारियों की बात कर लेते हैं। अभी राइट नाउ आप जानते हैं कि कल जो है हमारी पोलिंग पार्टीज डिस्पैच हो गई हैं। हमारे कुल 195 631 में से 195 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहाँ पे आपको पैदल चल के जाना पड़ता है, और इसमें से 59 ऐसे पोलिंग बूथ है जहाँ पे आपको 3 किलोमीटर से ज़्यादा पैदल चल के जाना पड़ता है। तो जितनी भी हमारी पोलिंग पार्टीज़ हैं उसमें से सारी पहुँच चुकी हैं। 7 पोलिंग पार्टीज़ हैं जो आज मूव करेंगी। ये आपकी मुख्यतः महिला और जो हमारे PWD पोलिंग पार्टीज़ हैं, क्योंकि उनके पोलिंग स्टेशन पास में ही है, तो उनको आज सभी SDMs मूव कर देंगे। कल जितनी भी गई थी वो सबकी सब पहुंच चुकी हैं। इसी के अलावा EVMs आप जानते हैं हमारे पास सफिशिएंट संख्या में, वो सभी पोलिंग पार्टीज अपने साथ लेकर गए हैं। जितने भी हमारे दुर्गम क्षेत्र में स्थित पोलिंग स्टेशंस हैं जहां पर कि रिस्पांस करना किसी भी इमरजेंसी में मुश्किल है, वहाँ के लिए हमने पोलिंग पार्टीज़ को एक सेपरेट मशीन भी दी है, ताकि अगर किसी प्रकार की कोई प्रॉब्लम आती है तो उनके पास एक ऑल्टरनेट रिजर्व मशीन अवेलेबल हो। इसके अलावा हमारे पास 63 सेक्टर ऑफिसर्स हैं जो कि कल तारीख में अपने अपने पोलिंग बूथ जो उनको असाइन किए गए हैं उनका रेगुलरली इंस्पेक्शन करते रहेंगे, रेगुलरली विजिट करते रहेंगे। जो भी हमारे इलेक्शन की 4 बेसिकली मुख्य स्टेज हैं। आपका पहला है मॉक पोल, जो कि सुबह 5:30 बजे स्टार्ट होगा, 1.5 घंटे पहले जो समय निर्धारित किया गया पोलिंग चालू करने के लिए, तो 5:30 इन दी मॉर्निंग। उसके बाद कमेंसमेंट ऑफ पोल यानी कि मतदान की शुरुआत, जो कि सुबह 7 बजे करी जाएगी। और फाइनल आपका स्टेज है क्लोजर ऑफ दी पोल, जो कि शाम को 6 बजे है, या जब भी आपका 6 के बाद जितनी देर में खड़े हुए लोग खत्म हो जाते हैं उसके बाद होगी। तो ये तीनों स्टेज को मॉनिटर करने के लिए जो हमारे सेक्टर ऑफिसर्स हैं वो रेगुलरली अपने पोलिंग बूथ्स का विजिट करेंगे। इसी के साथ हमारे पास 68 ऐसे पोलिंग स्टेशंस हैं जहाँ पे किसी भी प्रकार की कनेक्टिविटी एग्जिस्ट नहीं करती है। तो वहाँ से रिपोर्टिंग के लिए पुलिस प्रशासन के माध्यम से VHF सेट्स का प्रयोग किया गया, जिसमें 20 वॉट और 4 वॉट के छोटे सेट्स जो हैं वो प्रोवाइड किए गए हैं और एक नेटवर्क क्रिएट किया गया है, ताकि हर एक पोलिंग स्टेशन से रेगुलर बेसिस पे जानकारी SDMs के वहाँ पे जो स्थापित कंट्रोल रूम है और DSPs के जो स्थापित कंट्रोल रूम है उन तक जा सके और उनसे सूचना आगे हमें अग्रेषित की जा सके।
और ये सूचना फिर हम आपके साथ और CEO ऑफिस के साथ भी साझा कर सकें। इसके अलावा कल पोलिंग पार्टीज़ की मूवमेंट के लिए 91 HRTC की बसेस और 95 लाइट व्हीकल्स जो हैं वो इस्तेमाल की गई थी, और इतनी गाड़ियों की ज़रूरत हमें पड़ेगी जब हम पोलिंग पार्टीज़ को वापस लेकर आएंगे। पोलिंग के बाद चंबा और जुरा असेंबली सेगमेंट की जो मशीनें हैं वो 1 तारीख को ही चंबा में जो हमारा स्ट्रॉन्ग रूम है मिलेनियम पॉलिटेक्निक कॉलेज और मेडिकल कॉलेज के कैंपस में, वो उसी तारीख को आके स्टोर कर दी जाएंगी। उसके अलावा जो हमारे 3 असेंबली सेगमेंट हैं भरमौर, जिसमें पांगी भी सम्मिलित है, भटियात और डलहौजी, इनकी जो EVM मशीन्स हैं वो 2 तारीख को सुबह 9:30-10 बजे तक हमारे पास यहाँ पे आके स्टोर करी जाएंगी, सील करी जाएंगी। उसके बाद जो आपका वेयर हाउस है वो सीधा 4 तारीख को खुलेगा जब काउंटिंग है। तो ये भी सभी जो इंफॉर्मेशन है ये आपके साथ भी शेयर कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ भी ये सूचना जो है पहले से शेयर की जा चुकी है। जहाँ तक लॉ एंड ऑर्डर की बात आती है तो आप जानते हैं कि आखिरी के जो 48 घंटे हैं वो बहुत ही क्रूशियल, बहुत ही क्रिटिकल होते हैं। इसके लिए हमने सेक्शन 144 CRPC के अंतर्गत करंट जो आदेश है वो भी हमने पारित कर दिया है। उसका इम्प्लीमेंटेशन पुलिस और हमारे जो SDMs हैं वो अपने लेवल पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। आपके माध्यम से मैं सिर्फ ये सूचना थोड़ी सी शेयर करना चाहूँगा कि जो हमारे 20 पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पे ITBP की टुकड़ियाँ, 20 क्रिटिकल पोलिंग स्टेशंस हैं वहाँ पे ITBP की टुकड़ियाँ SP साहब पहले ही डिप्लॉय कर चुके हैं। उसके साथ जितने भी हमारे काउंटिंग रूम और स्ट्रॉन्ग रूम्स हैं वहाँ पे भी ITBP की जो सेक्शंस हैं वो डिप्लॉय किए जा चुके हैं। SSTs, FSTs और जो हमारे नाके हैं इंटर स्टेट या इंटर डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर के, वो भी 24/7 एक्टिव हैं। और इसके बारे में थोड़ी और सूचना जो है आपको ADM साहब बताएंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो प्रतिबंधित हैं 48 घंटे में। मुख्यतः बेसिकली किसी भी प्रकार की पब्लिक रैलियाँ अलाउड नहीं है, परंतु आप हाउस टू हाउस कैंपेनिंग पे किसी प्रकार का प्रतिबंध भी नहीं है। आप बड़ी रैली नहीं कर सकते, बड़ी मीटिंग नहीं कर सकते, पर जो भी प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेनिंग करना आपको अलाउड है। एंड इसके अलावा लाउड स्पीकर के ऊपर बैन है, और मेजरली ये है कि आप बड़ी कैंपेनिंग नहीं कर सकते। एंड आखिरी 48 घंटे में अगर आप कोई एडवर्टीजमेंट भी देना चाहते हैं मीडिया के अंदर तो उसका भी पहले आपको प्री सर्टिफिकेशन या तो डिस्ट्रिक्ट स्तरीय MCMC कमेटी से या स्टेट स्तरीय या केंद्र स्तरीय MCMC कमेटी से उसका अप्रूवल लेना अनिवार्य है। इसके लिए भी डायरेक्शन जो है वो पास किए जा चुके हैं। मैं SP साहब से निवेदन करूँगा कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में आपको ब्रीफ करें, और उसके बाद ADM साहब से कि वो 48 घंटे के 48 घंटे में जो स्पेसिफिक कानून लगते हैं उनके बारे में आपको बताएं, और इलेक्टोरल ऑफेंसेस और करप्ट प्रैक्टिस से थोड़ा आपको साझा करें। एक ऊंचाई आई थिंक सबसे ज़्यादा चक्सू बटोरी की है जो पांगी के अंदर है, चसक बटोरी जो कि पांगी के अंदर है। तो वहाँ पे भी टीम पहुँच गई थी कल, और वहाँ पे जाकर मैंने पोलिंग स्टेशन स्थापित भी कर दिया है। कल थोड़ा पांगी में मौसम भी ख़राब था, परंतु उसके बावजूद भी SDM और RC पांगी ने इंश्योर किया कि उनकी सारी की सारी पोलिंग पार्टीज टाइमली बिना परेशान हुए अपने अपने स्टेशन तक पहुँच सकें। 71 जी तो उसमें आपने जैसे स्वीप के अंदर अलग-अलग गतिविधियाँ की हैं जी। तो अब वहाँ कल के दिन क्या ऐसी व्यवस्था रहेगी कि आपकी परसेंटेज वहाँ पे बढ़ेगी? जी, उसके लिए बेसिकली जो एक मुख्य कारण किया गया है, जो पहले ही कर दिया गया है, वो कि जितने भी वहाँ के मतदाता हैं उन सबको पर्सनलाइज्ड इन्विटेशन कार्ड वहीं के स्कूल के बच्चों के माध्यम से प्रोवाइड किए गए हैं। तो उससे हमें ये उम्मीद है कि जो पर्सनल कनेक्ट है जो कि CEO साहब ने पूरे स्टेट में करवाया है, उससे शायद जो एक हमारा ग्रुप छूट रहा है किसी कारण से, वो मतदान करने नहीं आते, वो प्रॉब्लम उससे एड्रेस होनी चाहिए। और बाकी जितने भी हमारे SDM और स्वीप नोडल अधिकारियों ने वहाँ पे मेहनत करी है, PRIs के साथ मिलके, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर, हमारे सेल्फ हेल्प ग्रुप, युवक मंडल के साथ मिलकर, तो वो पूर्ण उम्मीद है कि ऐसे हमारे जितने भी बूथ हैं उनके ऊपर इस बार मतदान प्रतिशतता में डेफिनेटली इम्प्रूवमेंट है। सर, जैसे कई जगह से मतदान बहिष्कार की बातें आई हैं जी, बोला है, तो सर उनके लिए क्या किया गया? जी, जहाँ से भी मतदान बहिष्कार की ये बातें आई हैं, तो जिस भी विभाग से वो संबंधित है, चाहे वो शिक्षा से हो, मेजरली तो सड़कों के साथ है, तो वहाँ पे एक्सियन PWD या SCPWD जो है वो जाके लोगों से मिल रहे हैं, उनसे बात कर रहे हैं, जो हमारी स्वीप टीम है उनके साथ, और ये उन्हें आश्वस्त करने की कोशिश कर रहे हैं कि इलेक्शन का बहिष्कार करना पहली बात तो कोई सोल्यूशन नहीं है। जैसे कि कल कहीं पे पर्टिकुलर 4 गाँव से लोगों ने कहा कि हम वोट नहीं डालेंगे,
तो एक तो बहुत ही समय आपने नहीं दिया, या तो समय रहते हुए अगर हमसे बात की जाती तो हो सकता था ये कुछ इमीडिएटली इम्प्लीमेंट भी हो पाता। तो कोशिश यही कर रहे हैं कि उन्हें समझाया जाए कि अपना जो इलेक्शन, अपना जो मताधिकार है उसको ना उपयोग करके कोई सोल्यूशन अचीव नहीं होगा। जो जेन्युइन ग्रीवांसेस है उनको एड्रेस करना वैसे भी हमारी जिम्मेदारी है, तो आपने उजागर किया है तो उनका समय जिस भी तरीके से किसी भी प्रकार से रिजॉल्व किया जा सकेगा उसकी कोशिश प्रशासन करेगा। सर अब्सेंटी वोटर का कितना परसेंटेज एब्सेंटी वोटर्स का कितना है? परसेंटेज? लगभग 98% 97-98%। एक सर आपका कंपनी तो बड़ा अच्छा चल रहा था, मतदान आपका अच्छा होता है, लेकिन दिक्कत ये है कि चौहान पास से एक परिवार है, वहाँ के 3 वोट फैमिली समेत दिए गए थे सारी प्रॉपर्टी, लेकिन नहीं बन पाया। तो उसके परिवार के लोग अप्रोच कर रहे थे कि मेरे परिवार के 3 वोट खराब हो गए, तो यंग थे और एक एब्सेंटी वोटर 85 था। तो वो बोले थे कि मुझे बड़ा दुख लगा कि वाकई एक तो हैकवार के साथ जब उन्होंने अप्रोच भी किया जो बियलो थे, तो अब पता नहीं क्या इसका पर्सनल इशू रहा था, लेकिन एक बहुत बड़ा इशू है सर, क्योंकि स्पेसिफिक केस पे जी मैं ऐसे कमेंट तो नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि जो लास्ट डेट थी एनरोलमेंट की वो 4 मई 2024 तक आपको अलाउड था। एक मैं कर दूंगा सर, जो फॉर्मेलिटी थी सर, जो कागजात थे, जो जिस तरह कुछ कागजात थे वो भी दे दिए। तो अगर आप सेपरेटली देते हैं तो वी कैन फाइंड आउट। अगर आपने संदीप कुमार बोले में दिक्कत नहीं, क्योंकि जो पता होना चाहिए संदीप कुमार है, हाँ जी, तो वो बता रहे थे कि हमने अप्रोच किया था ये लोगों ने, लेकिन एक बच्ची उन्होंने स्पेशल शिमला से बुला की थी कि वोट करना है उस हफ्ते, और एक उसका ब्रदर था मैं और एक उनके बुजुर्ग थे जी जितनी हम इंक्वायरी करा रहे थे, क्योंकि 4 मई तक हमारे पास जितने भी आवेदन आए थे उन सभी के जो है वो एप्लीकेशंस पर डिस्पोज हुआ। जी सर, जैसे ये स्ट्रॉन्ग रूम है सारी वहाँ पे वहाँ सिक्योरिटी का क्या इंतजाम होगा? क्या लेयर वाइज होगा? जैसे पहले फर्स्ट लेयर में कौन होगा, सेकंड लेयर में कौन होगा? जी, तो बेसिकली जो आपके पोस्ट पोलिंग स्ट्रॉन्ग रूम्स है वहाँ पे 3 लेवल में आपकी सिक्योरिटी है। सबसे इंटरनल लेयर जो है वो हमारी ITBP के साथ है, उसके बाद जो हमारी स्टेट की आर्म्ड पुलिस है उनकी वहाँ पे टुकड़ी है, और जो तीसरा सबसे आउटर लेयर है वो हमारी डिस्ट्रिक्ट पुलिस जो है वो मैनेज करती है। एंड बिना पास की कहीं पे भी कोई भी किसी प्रकार की एंट्री नहीं है, और जो हमारा काउंटिंग सेंटर है उसके चारों तरफ काउंटिंग डे और उसके बाद पोलिंग के बाद से कंसर्न रिक्वायर्ड टीम्स जो हैं वो अवेलेबल हैं, वो डिप्यूट हो जाएंगी, और पोलिंग पार्टी जो हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनको ये एक्सेस रहेगा कि वो रेगुलर बेसिस पे जो EVM स्ट्रॉन्ग रूम के गेट्स हैं वहाँ तक उनको अलाउड है आना, वो उसको देख भी सकते हैं। एक CCTV स्पेसिफिकली रूम क्रिएट किया गया है जहाँ पे पॉलिटिकल पार्टीज चाहें तो अपने लोगों को छोड़ सकती हैं, ताकि वो 24/7 देख सकें और गेटों के ऊपर अपनी नज़र बना के रख सकें। सर, गर्मी में बहुत ज़्यादा है, कई वोटर ऐसे भी है जो 85 से कम उम्र वाले भी हैं, ऐसे बुजुर्गों के लिए क्या व्यवस्था रहेगी इतनी गर्मी में? क्या जितने भी पोलिंग बूथ हैं वहाँ पे खासकर जैसे भटियार क्षेत्र के, तो शेड की कुछ मिनिमम व्यवस्था सभी जगह पे की जाएगी। साथ में बुजुर्ग के लिए कुर्सियाँ वगैरह, पानी की व्यवस्था वहाँ पे है, परंतु जो हमारा एब्सेंटी वोटर है वो भी 85+ के लिए है, तो वैसी सुविधा तो इस सेगमेंट को नहीं मिल पाएगी। सर, वॉलंटियर कितने सेवा दे रहे हैं? तमाम ड्यूटी ऑफिसर्स के साथ साथ वॉलंटियरों ने भी सेवा दे रही है, कितने वॉलंटियर लगाए हैं? जी, एग्जैक्ट नंबर की सूचना तो मेरे पास अभी नहीं है, परंतु जितने भी हमारे SDMs हैं उन्होंने NSS और NCC के वॉलंटियर्स उन सभी स्कूल्स जो कि उस वॉलंटियर के निकटतम स्थित है वहाँ पे डिप्लॉय किए हैं, ये इंश्योर करने के लिए कि जो हमारे खासकर ओल्ड एज वोटर्स आते हैं या ऐसे वोटर्स आते हैं जिन्हें किसी प्रकार की सहायता चाहिए, और ओवरऑल फैसिलिटेशन के लिए सभी जगह पे ऐसे वॉलंटियर्स, चाहे वो NSS या NCC और भारत स्काउट एंड गाइड्स, तीनों के माध्यम से डिप्लॉय किए गए। सर, कई जगह पे मेडिकल फैसिलिटी प्रोवाइड करवाई जाती है, चंबा में भी ऐसी कोई? सभी पोलिंग बूथ के ऊपर जो हमारी आशा वर्कर हैं या फीमेल हेल्थ वर्कर है उसमें से एक ना एक व्यक्ति प्रेजेंट रहेगा फर्स्ट एड किट के साथ, है ना, और साथ में सभी जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स हैं उनके पास इंफॉर्मेशन अवेलेबल रहती है, जो भी निकटतम PHC और CHC की इंफॉर्मेशन, तो वहाँ पे कॉल भी किया जा सकता है, और कुछ एक्चुअल में मेडिकल इमरजेंसी होती है तो सेक्टर ऑफिसर के माध्यम से किसी को वहाँ पहुँचाया भी जा सकता है। जिला के मतदान प्रतिशतता को बढ़ाने के लिए निर्वाचन आयोग ने बेहतरीन प्रयास किया है, लेकिन सर जो अस्पतालों में उपचाराधीन पेशेंट रहेंगे जी, उनके लिए क्या सुविधा रहेगी सर?
जी अभी तो राइट नाउ उनके लिए यही है कि वो जाके अपने निकटतम पोलिंग स्टेशन पे डालें, बट आई एम श्योर कि इलेक्शन कमीशन रेगुलरली उन सभी वर्गों के बारे में सोचता है जो किसी ना किसी कारण से छूट जाते हैं। तो हो सकता है कि आगे के निर्वाचनों में जाके हम कुछ चेंज देखें, बट अभी का जो इलेक्शन है उसके अंदर जो एब्सेंटी वोटर की सुविधा है वो 85+ और डिसेबल्ड वोटर्स के लिए है। सर ये कि टोटल वोटर्स हैं मार्च से लेके अभी तक अपनी डेट नए कितने बने हैं नए कितने ऐड जी बेसिकली जो हमारा कैंपेन चला था रेगुलर अपडेशन का, तो उसमें कुछ 8,000 के लगभग वोटर्स हैं जो नए क्रिएट किए गए थे। 8059 एग्जैक्ट फिगर इलेक्शन तहसीलदार बता रहे हैं 1 मार्च के आगे से। तो क्रिटिकल में हमारे 4 जवान CATF थे और 1 जवान होमगार्ड था, और जो ऑर्डिनरी पोलिंग स्टेशन है वहाँ 1 जवान हमारा पुलिस है और 1 जवान होमगार्ड है। इसके साथ ही वैसे आपको पता है कि डिस्ट्रिक्ट में 4 कंपनीज CATF की हैं, तो इन कंपनीज को हमने इंटरस्टेट नाकों पर लगाया है। हमने थानों को भी हाफ सेक्शन ऐसा QRT दी है। इसके अलावा क्रिटिकल पोलिंग स्टेशन पे इन कंपनीज को लगाया गया है, और साथ में सब डिवीजन लेवल पर जो हमारी EVM कलेक्शन सेंटर्स हैं वहाँ पे भी उनकी सुरक्षा के लिए इसमें हाफ सेक्शन हमने डिप्यूट किया। जैसे डी साहब ने बताया काउंटिंग डे पे या EVM जो पोल होने के बाद चंबा स्ट्रॉन्ग रूम्स में आएंगे, तो वहाँ पे जो इनर कॉर्डन होगा वो CATF का होगा, मिडिल कॉर्डन स्टेट आर्म पुलिस का होगा, और जो आउटर कॉर्डन है वो डिस्ट्रिक्ट पुलिस का होगा। कोशिश ये की जाएगी कि सुरक्षा की पूरे पुख्ता व्यवस्था है, पूरे पुख्ता इंतजाम है, और जो इलेक्शन प्रोसेस है स्मूथली और पीसफुल करें। देखिए डिस्ट्रिक्ट अगर डिस्ट्रिक्ट पुलिस का सवाल है तो हमारी लगभग 80% पुलिस इलेक्शन रिलेटेड ड्यूटीज़ में डिप्यूटेड है, और इसके साथ ही बाहर से हमें 200 पुलिस पर्सनल PHP द्वारा दिए हैं। इसके अलावा CATF हमारे पास 4 कंपनीज आई हैं, और इसके साथ जो होमगार्ड हैं वो टोटल 660 होमगार्ड भी डिप्यूटेड हैं। इलेक्शन के मुताबिक अभी स्कोर बैन है, लेकिन जिले के कई भागों और दुकानों में जो स्कोर दिख रही है तो उस पर क्या देखिए जैसा आपको पता है कि SST हमारी एक्टिव, इसके साथ साथ CATF जो आई है उसके द्वारा भी हम एरिया डोमिनेशन पेट्रोलिंग फ्लैग मार्चेस वगैरह करा रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली इलेक्शन के जस्ट प्रायर टू पोलिंग डे थानों में स्टाफ काफ़ी कम बचता है, ओनली स्केलेटन स्टाफ रहता है, लेकिन उसके बाद भी डायरेक्शन दिए गए हैं DSPs SHOs को कि अपने अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में वो लगातार विजिट रखें, पेट्रोलिंग करें, और ये कोशिश करें कि आखिरी चुनाव में जो फ्रीबीज कैश या लिकर देने का जो चलन रहता है उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा कर पाता है। कोशिश हमारी यही होगी इस चीज़ पे लगाम लगाना और ये चीज़ देखिए जब से NCC लागू हुआ उसके बाद से NDPS के हमने 16 केसेस दर्ज किए, जिसमें लगभग 7 किलो चरस हमने बरामद किए, तो लगभग 60 टन गरम बरामद किए। इसके अलावा एक्साइज एक्ट में हमने लगभग 121 केसेस दर्ज किए, जिसमें लगभग 7,500 लीटर हमने शराब जब्त किए। इसके साथ साथ 5,500 लीटर हमने लाहन भी डिस्ट्रॉय किए। और मैं बताना चाहूँगा कि 2019 लोकसभा चुनाव की कंपैरिजन में इस साल जो हमने एक्साइज में काम किया लगभग 3 गुना सीजर है, और FIRs भी 2 गुने से ज़्यादा है, और कैश हमने लगभग 3,75,000 रुपये जब्त किया। उसमें कहा गया कि कोई जो है लोग गलत असेंबली कर रहे हैं जिसमें परमिशन भी ली गई है, उस तरह की कंप्लेंट तो बाद में इंक्वायरी करके जो भी अप्रोप्रिएट एक्शन था उसमें कोई बड़ी कार्रवाई भी हुई और FIR कोई रजिस्टर नहीं हुई है, लेकिन कुछ एक पोस्टर्स की थी तो वो एज पर एक्ट जो था उसमें कार्रवाई की। और एक लास्ट का जो हमारा पार्ट होता है जो कि इलेक्शन जब खत्म होता है, जैसे पहली तारीख को इलेक्शन खत्म होगा 6 बजे, उससे पहले कुछ एक ऑर्डर्स इशू होते हैं जिसमें कि अनलॉफुल असेंबली जो है उसको बैन किया जाता है। तो पॉलिटिकल रैलीज जो है वो हर तरह की वो बंद है 30 तारीख को 6 बजे के बाद, और ये बैन रहेगा अगले दिन जिस दिन हमारा पोल होगा फर्स्ट को शाम को 6 बजे तक। इसी तरह से ड्राई डे होते हैं, तो ड्राई डे के लिए एक्साइज पॉलिसी के अंदर जो है वो प्रोविजंस हैं, उसमें सेक्शन 135C लगता है जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का है, और उसमें ड्राई डे जो है वो घोषित किया गया है 30 तारीख को 6 बजे के बाद से लेकर 35 तारीख को शाम को 6 बजे तक, और साथ में जिस दिन काउंटिंग होगी उस दिन भी ड्राई डे रहेगा। इसी तरह से जो 48 घंटे पहले हमने काम किए हैं जिसमें ऑर्डर इशू किया है लाउड स्पीकर का, कोई लाउड स्पीकर लेके किसी तरह का नहीं चलेगा जो कि पॉलिटिकल रैली से संबंधित हो। साथ में कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस हैं जो कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के हैं, जैसे 123 है जो कहता है कि कोई भी व्यक्ति कोई भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेटिव
या पॉलिटिकल पार्टी जो है वो किसी व्यक्ति को घर से अपने घर से गाड़ी में नहीं लेके आएंगे। अगर गाड़ी में वो लेके आते हैं वोट डलवाने के लिए तो 123 सेक्शन के तहत ब्राइबरी का चार्ज उनके ऊपर लगता है। इसमें जो आम आदमी है जो कि फैमिली मेंबर है उनको आना अलाउड होता है कि वो अपनी गाड़ी में साथ में आ सकते हैं, लेकिन कोई पॉलिटिकल आदमी जो है उनका शूट बियर नहीं करेगा, उनको कोई किराया नहीं देगा, अपनी मर्जी से वो आ सकते हैं। इसी तरह से 126 सेक्शन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कहा गया है कि ना तो कोई एग्जिट पोल होगा अप टू जिस दिन आपकी पोल है, जैसे पहली तारीख को 6 बजे तक आपका पोल चल रहा है तो उससे आधे घंटे बाद तक जो है वो किसी भी तरह का एग्जिट पोल नहीं होगा। तो ये जो सारी कार्रवाई है ये शुरू होगी है जब पहली फेज का पोल था उससे लेके पहली तारीख को शाम को 6 बजे तक, क्योंकि जैसा कि आप जानते हैं कि पहली तारीख को हमारा लास्ट फेज है, तो जो एग्जिट पोल होते हैं वो 6:30 बजे के बाद ही स्टार्ट हो सकते हैं, उससे पहले नहीं हो सकता। इसी तरह से सारे ओपिनियन पोल कोई कहता है कि ओपिनियन पोल मैंने देना है तो वो भी 30 तारीख को 6 बजे के बाद बिल्कुल बंद है, उस तरह से कोई भी काम नहीं कर पाएगा। उसमें सेक्शन 144 के ऑर्डर्स भी इशू है और 126 रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट जो है वो भी उसमें इम्प्लीमेंट